चलिए भाई शुरू करते हैं, ठीक है आज की क्लास। ठीक है, ओके। सो गाइज आज बेसिकली हम केमिस्ट्री की क्लास के लिए यहाँ पर हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आप लोगों का जैसे भाई कुछ बच्चों के पास अभी बुक होगी, कुछों के पास नहीं होगी, तो थोड़ा करेंगे डिस्कस इस बारे में भी। केमिस्ट्री के अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 का नाम क्या है अगर आप लोगों ने बुक को देखा हो तो? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। मतलब ये चैप्टर शुरू की 2-3 क्लासेस ना आपको इतना फैमिलियर लगेगा कि जैसे कि आप लोगों ने पहले से सब कुछ जानते हो। सर कुछ मुझे को अलग ही नहीं लग रहा, सर आप पढ़ा रहे एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, वेट, ये सब तो सुना हुआ सर हमने पहले से। यस, तो चैप्टर का नाम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इसीलिए है कि कुछ ऐसे कंसेप्ट जो 9th और 10th में आप लोगों ने पढ़े हैं लेकिन थे वो बहुत बेसिक पार्ट पे केमिस्ट्री के, लेकिन वो आने बहुत जरूरी है अगर 11th और 12th को आप लोग अप्रोच कर रहे हैं एज ए साइंस स्ट्रीम। तो वो बस थोड़ा सा इसमें डिस्कशन करा गया था कि अगर बच्चे का कहीं पर भी टॉपिक में कहीं पे भी कुछ मिस है तो वो टीचर उसको पहले क्लियर कर दे, उसके बाद वो 11वीं की पढ़ाई स्टार्ट करे। तो 1 से 2 क्लासेस ना आप लोगों को बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि पहले जैसा ही कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करने वाला हूँ इसके अंदर जिसमें थोड़ा सा कुछ नया भी पढ़ेंगे, क्योंकि करना तो हमें वो सारा बुकिश वाला जो तरीका है ना, वो जो सीक्वेंस फॉलो करना है वो तो करना ही है। बट कुछ चीज़ें हम 1-2 क्लासेस स्टार्टिंग में थोड़ी सी ऐसी भी रखेंगे जो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी होंगी या थोड़ी सी उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे, ताकि थोड़ा इंटरेस्ट बने स्टार्टिंग में, और उसके बाद तो जो तरीका पैटर्न चलेगा वो तो हमें फॉलो करेंगे भाई, ठीक है। चलो सो गाइज सबसे पहले तो देखो शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी कि भैया केमिस्ट्री होती क्या है। और जिन बच्चों ने पहली क्लास अटेंड करी थी मेरे को लगता है उनको केमिस्ट्री की डेफिनेशन को लेके किसी भी तरह की दुविधा नहीं होगी। हाँ, जिन्होंने पहली क्लास यानी ओरिएंटेशन क्लास अटेंड नहीं करी है उनको भी केमिस्ट्री के बारे में शायद अच्छे से नहीं पता होगा। सो गाइज अगर मैं केमिस्ट्री को डिफाइन करूं तो बताओ कैसे करेंगे डिफाइन? जिन बच्चों ने पहली क्लास थी उनको पता है, एक शब्द बोल दीजिए मुझे फटाफट से। रिक याद करवाया था मैंने तुम लोगों को, सिंपल रिक याद करना है। और रिक में क्या होता है बोलो, क्या क्या होता है? C स्टैंड्स फॉर कॉम्पोजिशन, I स्टैंड्स फॉर I, अरे सिंपल सी चीज है। I स्टैंड्स फॉर इंटरेक्शंस एंड R स्टैंड्स फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। चलिए समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। अगर मैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन को जानता हूं कि केमिस्ट्री में होता क्या है, बेसिकली केमिस्ट्री क्या कर रहे हैं हम, तो सबसे पहली बात तो बोलनी पड़ेगी ये साइंस की ही एक ब्रांच है। जैसे फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है, बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है, वैसे ही केमिस्ट्री भी साइंस की बोलो क्या है, ब्रांच है। लेकिन ये किन चीजों के साथ डील करती है ये अगर मुझे जानना है तो आप सबको एक शब्द याद करना पड़ेगा, एक वर्ड याद करना पड़ेगा जिसको मैंने लिखा रिक। अब रिक में बच्चों C का मतलब बोलो क्या होता है, कॉम्पोजिशन। I का मतलब होता है बच्चों इंट्रैक्शन, और R का मतलब होता है बच्चों रीऑर्गेनाइजेशन। समझने की कोशिश करनी है। मैंने बोला कॉम्पोजिशन, इंट्रैक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। आ जाओ स्वस्तिक, आ जाओ बढ़िया, आ जाओ स्वस्तिक बैठो। चेयर ना आगे से ले लेना, यहीं बैठ जाना। हाँ हाँ है चेयर, है चेयर। फोन करते हैं, हम क्लास में होते हैं तो रात को 9 बजे लाइट कॉल होती है। क्या था वंशिक का समझ में आ गया। हाँ वो स्टार्ट कर दिया मैंने इसको ना इसकी स्वास्थ्य के लिए ये सजेस्ट करा, मैं बैच में भेजेगा ना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बैच में जो एनवायरनमेंट उसको मिलेगा ना वो पर्सनली मिल ही नहीं सकता वैसे, और उसको थोड़ा सा ये भी आना जाना सीख जाएगा, आगे चल के और फायदा है। बच्चा अच्छा है पढ़ाई में काफ़ी, तो मैं बढ़िया है, तो बैच में आके पढ़ेगा तो बहुत अच्छा है। चलो मैं भी क्लास देता हूँ। तो स्वास्थ्य का भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है अभी। हमने आई थिंक कि तुमने पढ़ा था वैसे मुझसे ना, सिद्धिक वगैरह, तो पहली कुछ चीज़ तो तुमने भी करी हुई है ना। तो मोस्टली कुछ बच्चों ने जिन्होंने मुझसे पहली क्लास अटेंड कर रखी है ना, दे नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, बट कुछ चीज़ें नहीं भी करेंगे हम आज। तो बेसिकली पहले जल्दी जल्दी उसको निपटाते हैं जो हमने पहले करा हुआ है। मीन्स आज मैं ओरिएंटेशन क्लास का जो कॉमन पार्ट है वो कराऊंगा, सिर्फ केमिस्ट्री की डेफिनेशन, एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। बस ये 4 चीज़ें हैं जो ओरिएंटेशन से होंगी। जिन्होंने ओरिएंटेशन अटेंड करा हुआ उनको रिपीट लगेगा शुरू के 10 से 15 मिनट,
लेकिन लास्ट के आधे घंटे में मैं कुछ आपको नया ही कराऊंगा जो किसी ने भी नहीं करा हुआ आप में से, ठीक है ना। तो कुछ नया टॉपिक ऐड करेंगे जरूर, क्योंकि आपकी पहली क्लास है, थोड़ा सा कुछ अच्छा सा जानना जरूरी है ना। सो गाइस बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री क्या है, मैंने बोला रिक बोला भाई। रिक माने बोलो क्या, सी स्टैंड्स फॉर कंपोजिशन, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेक्शन एंड आर स्टैंड्स फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। ये है क्या सर? देखिए केमिस्ट्री क्या करती है समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग दुकान पे गए, आप लोगों ने एक सनफिस्ट का बिस्किट का पैकेट लिया, पार्ले जी लिया, आपने कोई और चीज ली, मान लो मैगी ली, या आपने कोई ऐसी चीज ली जो पैकेट में बनती बेसिकली। तो उस पैकेट के पीछे आप लोगों ने दिखा होगा दैट दिस पैकेट कंटेन्स इतने परसेंट कार्बोहाइड्रेट, इतने परसेंट प्रोटीन, इतने परसेंट फॉस्फोरस, इतने परसेंट कैल्शियम, इतने परसेंट फलाना, इतने परसेंट ध्यान, जो भी है व्हाटएवर, बहुत सारी लिस्ट लंबी होती है। तो पीछे होती कि नहीं होती बताओ। तो आप लोगों को जो उसने बताया कि इस पैकेट के अंदर क्या क्या है, ये बेसिकली उस पैकेट का बोलो क्या है, कॉम्पोजिशन है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे ये भी बोला था, जैसे को बोलते थे दिस सॉन्ग इज कंपोज्ड ऑफ दिस, है ना, कई सारे सिंगर्स के नाम देते, इन्होंने मिलके बेसिकली सॉन्ग बनाया। तो कंपोजिशन का मतलब होता है कोई चीज किस किस चीज से मिलके बनी हुई है, उसको बोलते हैं हम क्या, कंपोजिशन। तो इस बारे में कौन पता लगाती है बोलो, केमिस्ट्री पता लगाती है। केमिस्ट्री पता लगाती है कि जो कोल्ड ड्रिंक है उस कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या चीजें हैं भाई, केमिस्ट्री पता लगाती है भैया कि कोई चीज सुटेबल है कि नहीं लोगों को खाने पीने के लिए, तो वो उसकी कंपोजिशन चेक करती है कि इसके अंदर ये चीजें हैं कि नहीं। क्लियर हो गई नहीं? तो केमिस्ट्री किस चीज से डील करती है बोलो, कॉम्पोजिशन से। कॉम्पोजिशन समझ में आया मैंने क्या कहा, सीधे नहीं आई बात समझ में? कॉम्पोजिशन मतलब कि कोई भी सब्सटेंस किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। अब रेत में बेसिकली कौन कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं, सिलिका पाया जाता है या नाइट्रेट पाया जाता है, जो भी पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है। तो बेसिकली ये सारी चीजें किसने पता लगाई है बोलो, केमिस्ट्री ने। ये फिजिक्स का काम नहीं है, कंपोजिशन का काम किसका है बोलो, केमिस्ट्री का है। दूसरी चीज, केमिस्ट्री एक चीज पे बहुत जोर देती है बच्चों, वो क्या है बोलो, इंट्रैक्शन। कंपोजिशन समझ में आ गया, इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन क्या भैया, इंट्रैक्शन है दो चीजों को मिला के देखना। केमिस्ट्री बहुत पुराने समय से यही काम करती आ रही है, और आप भले ही केमिस्ट्री के बारे में नहीं जानते हो, आप भी इंट्रैक्शंस करते रहते हो ना। घर में मम्मी या बहन या कोई भी है बेसिकली, अगर वो खाना बनाता है बेसिकली, तो वो क्या ट्राई करते रहते हैं, कभी इसको मिला दो कभी उसको मिला दो तो कुछ और बन जाए। आज थोड़ा सा मसाला ऊपर नीचे कर देते हो, टेस्ट थोड़ा बढ़िया हो जाए। आज ये भी चीज़ सब्जी में डाल देते हैं तो क्या पता और अच्छी हो जाए। दीज आर व्हाट वी कॉल्ड इंट्रैक्शंस, है ना। आज से 15-20 साल पहले मोमोज का नाम किसी ने सुना भी नहीं था। मोमोज जैसी कोई चीज़ बनेगी, स्प्रिंग रोल जैसी कोई चीज़ बनेगी नहीं ना। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने इंट्रैक्शंस बनाना शुरू किया कि भैया ऐसे ऐसे मैदे में ये लपेट दो, इस तरीके से गर्म कर दो, बढ़िया सा कुछ हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इंट्रैक्शंस। तो इंट्रैक्शंस का काम भी किसका बोलो, केमिस्ट्री का। फिजिक्स को नहीं करना, चेक के मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो क्या होगा, ये काम कौन करेगा, केमिस्ट्री करेगा। और इंट्रैक्शंस करने के बाद कुछ बनता भी है, दैट इज सब्सटेंसेस चेंज हो जाती हैं, और दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन। कि उसको होने के बाद क्या बना, इसको बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन। कहीं ना पूरी केमिस्ट्री ना इन्हीं तीन चीजों पे काम कर रही है। अब आपके सीरीज में एटम तो नहीं आया बच्चों, एटम भी तो क्या है, हमने सब्सटेंस के अंदर ढूंढना शुरू करा कि वो सब्सटेंस के अंदर क्या क्या है बेसिकली। तो ये कंपोजिशन का पार्ट है, किसका पार्ट है, कंपोजिशन का पार्ट है। आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हो किसका पार्ट है, इंट्रैक्शंस का पार्ट है। कुछ भी नया बना रहे हैं बेसिकली इसका पार्ट है, रीऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। मतलब केमिस्ट्री में जो कुछ भी कर रहे हैं वो इन तीन चीजों के चारों तरफ ही घूम रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो अगर मैं बहुत सिंप्लीफाइड डेफिनेशन बोलूं तो आप लोगों को रिक याद करना है, बस क्या याद करना है, रिक याद करना है, और बोलना है दैट इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the phenomena of, या phenomena छोड़िए, that deals with the composition, interaction and reorganization of substances. Is this fine? बहुत सिंपल सी चीज है यार, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। रिक याद करिए, कहानी खत्म। ठीक है, बहुत बेसिक बातें आज करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी 9th 10th की पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूं आज। तो ये वाली बात क्लियर हो गई है, पक्का केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है सर हमें। चलिए अगली बात करते हैं बच्चों। अगली बात बच्चों क्या है, फटाफट से देखते हैं। एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, सर कंपाउंड क्या होता है ना, ये और मैंने तुम लोगों को कराया था। तो 5-10 मिनट का टॉपिक ये है, उसके बाद देखेंगे कुछ अलग डिस्कस करेंगे। सो एटम, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। चलिए, व्हाट इज एटम? सो एटम इज बेसिकली, आप सभी एक बात बोलते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना। स्मॉलेस्ट पार्टिकल को आप बेसिकली क्या बोलते हैं, एटम। थोड़ा सा ये लाइन इनकम्प्लीट होता है अगर आप बोलते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बिकॉज एटम से छोटी चीज भी हमारे पास है, और बहुत छोटी चीजें इससे तो बेसिकली, लेकिन फिर भी एटम का मतलब क्या है। तो आप लोगों ने बोला इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अब आपने बोला इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन एक और लाइन आपको उसमें ऐड करनी पड़ेगी। बताइए तो मैं क्या, जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ ओरिएंटेशन वाले बच्चों ने। तो मैं तुमसे एक छोटी सी बात कहता हूँ, वैसे तो बोलते हैं कि भैया इन्होंने एटम के बारे में बताया, डाल्टन ने बताया, बोर ने बताया, रदरफोर्ड ने बताया, लेकिन मैंने आपको लोग शायद बोला भी था
कि एटम के बारे में हमारी हिस्ट्री ये कहती है कि महर्षि कनंद जो थे उन्होंने एक बात कही थी कि इस दुनिया के जितने भी सब्सटेंसेस है ना, अगर हम उनको काट काट के देखते हैं, काटने का मतलब ये हो गया बेसिकली कि मैं कहूं कि मान लीजिए मेरे पास ये चीज है और मैं इसको काटता हूं बीच में से, फिर ऐसे काटता हूं, फिर ऐसे काटता हूं, फिर ऐसे करता हूं, ग्रिंड करता रहता हूं, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल तक पहुंच जाता हूं, तो एक ऐसा छोटा पार्टिकल इसके अंदर जरूर मिलेगा जो फर्दर डिवाइड सबसे छोटे पार्टिकल तक मैं पहुंच जाऊंगा। इसको मैं काट काट के यहां तक पहुंच जाऊंगा, एक सबसे छोटे पार्टिकल तक जो फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा होगा। ऐसा वो छोटा पार्टिकल इसमें भी है, ऐसा वो छोटा पार्टिकल किसी लकड़ी के सब्सटेंस के अंदर भी है, ऐसा वो छोटा पार्टिकल लोहे की चीज में भी है। इन्होंने कहा कि इस दुनिया की हर सब्सटेंस को अगर आप काट काट के ग्रिंड कर करके उसके सबसे छोटे पार्टिकल तक पहुंचेंगे तो पता लगेगा वो फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है। एक ऐसे पार्टिकल तक पहुंचेंगे जो फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है और उसी को जुड़ जुड़ के पूरा सब्सटेंस बना हुआ है। इस सबसे छोटे पार्टिकल को बोलो हमने क्या नाम दिया? एटम का। इसको बोलो हमने क्या बोला? एटम। तो महर्षि कनंद ने बेसिकली ये कहा, या आज की डेफिनेशन यही कहती है दैट एटम क्या है भाई? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कॉन्स्टिट्यूट ऑल द सब्सटेंसेस इन द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के जितने भी सब्सटेंसेस बने हुए किसी एक छोटे से पार्टिकल को जुड़ जुड़ के बने हुए हैं बेसिकली, उसको बेसिकली हमने क्या बोला? बोलो एटम बोला। लेकिन फिर सर जब वो सब मिलके बने हैं एटम से ही, तो फिर सारे के सारे अलग क्यों हैं? ये बेसिकली लकड़ी की चीज क्यों है, कोई चीज लोहे की क्यों है, कोई चीज कॉपर की क्यों है? तो हमने क्या बोला फिर? हमने कहा कि वो जो सबका छोटा वाला पार्टिकल है ना, वो एक जैसा लकड़ी की चीज में वो जो छोटा वाला पार्टिकल है, बोलो वो कौन है? कार्बन है। फोकस करिए, लकड़ी की चीज में छोटा वाला पार्टिकल बोलो कौन है? कार्बन है। लोहे की चीज में छोटा वाला पार्टिकल बोलो कौन है? आयरन है। कॉपर की चीज में छोटा वाला पार्टिकल बोलो कौन है? कॉपर है। हर एक के अंदर वो छोटा वाला पार्टिकल जो फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा था वो अलग अलग है बेसिकली। इसीलिए सारे सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज, सारे सब्सटेंस का अपीयरेंस बेसिकली बोलो क्या होने वाला है? अलग अलग होने वाला है। इज दैट क्लियर? तो मैंने क्या कहा बच्चों, देखिए एटॉमियो जो वर्ड होता है ना, जो एटॉमियो वर्ड होता है इसका मतलब ही होता है अनब्रेकेबल या बेसिकली अनकटेबल। अनकटेबल तो मैं क्या कहूंगा बोलो? दैट इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which constitute all the substances in the universe। लेकिन बच्चों फिर वही बात आती है सर, अगर दुनिया के सारे सब्सटेंसेस इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल से ही बने हुए हैं तो फिर सर वो सारे एक जैसे क्यों नहीं है? तो मैंने वही बात कही बच्चों, क्योंकि कोई चीज अगर लकड़ी की है बेसिकली तो उसमें जो छोटा वाला पार्टिकल है बच्चों कौन है? वो उसमें छोटा वाला पार्टिकल बोलो कौन है? तो उसमें वो छोटे छोटे पार्टिकल जो है ना, जो जुड़ के बना हुआ है पूरा लकड़ी का सामान बेसिकली, वो क्या है बोलो? छोटा वाला पार्टिकल कार्बन का है। किसी दूसरे वाले सब्सटेंस के अंदर वो जो छोटा वाला पार्टिकल है बेसिकली वो किसका है बोलो? किसी और चीज का बना देते हैं बेसिकली। तो वो जो छोटा वाला पार्टिकल जिसको जोड़ जोड़ के ये सब्सटेंस बना हुआ है वो बेसिकली आयरन का है। समझने की कोशिश करें तो सबके अंदर वो एक ऐसा पार्टिकल जरूर है सब्सटेंस के अंदर जो फर्दर डिवाइड नहीं होता, मतलब वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उस बॉडी का, उस सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसी को बेसिकली मैंने बोला क्या बोला? एटम बोला। लेकिन वो सबके अंदर एक जैसा नहीं है, किसी में वो कार्बन है, किसी में वो आयरन है, किसी में वो कॉपर है, किसी में सिल्वर है, किसी में गोल्ड है। ऐसे आपने 118 एलिमेंट्स पढ़ लिए तो आपको लगेगा 118 तरह की चीजें हैं सर, कि 118 तरह के आपने एटम्स पढ़े। अक्षत 118 तरह के आपने एटम्स पढ़े, उनको जोड़ जोड़ के 118 तरह की चीजें बन गई। बट सिर्फ 118 तरह की चीजें नहीं होती। जैसे कि ये एल्यूमिनियम का है जो बना हुआ है पूरा का पूरा, बिकॉज उसमें सारे एटम्स किसके हैं बोलो? एल्यूमिनियम के हैं। ये बेसिकली कार्बन की चीज है पूरी की पूरी, लकड़ी का बना हुआ है बेसिकली। लेकिन 118 नहीं बच्चों, क्योंकि इन एटम्स के कॉम्बिनेशन से फिर नई चीजें बनी। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर H2O बन गया, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके शुगर बन गया, ग्लूकोज बन गया। तो इनके कॉम्बिनेशन से फिर बहुत ज्यादा चीजें बनी। तो ऐसे इतना बड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन है कि इन फलाना एटम से मिलकर भी नई नई चीजें बनाना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत तरह की सब्सटेंसेस हमारे नेचर में बोलो क्या कर सकती हैं? एग्जिस्ट कर सकती हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बेसिकली व्हाट इज एटम? सर एटम शब्द का इस्तेमाल ही करा गया उन चीजों के लिए जो फर्दर अनकटेबल थी या अनडिवाइडेबल थी, जो दोबारा कटे बट नहीं सकती थी बेसिकली। तो मैंने बोला कि हर सब्सटेंस के अंदर एक ऐसा पार्टिकल हमें जरूर मिला, सबसे छोटा पार्टिकल जो फर्दर कट नहीं रहा था, फर्दर डिवाइड नहीं होता, मतलब वो स्मॉलेस्ट था। मतलब वो क्या था? इसीलिए आपको टीचर बार बार बोलता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट उसी को तो कहो जो सबसे छोटा है, उससे छोटा कुछ नहीं है बेसिकली। तो हमने बोला इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कॉन्स्टिट्यूट ऑल द सब्सटेंसेस इन द यूनिवर्स, बट व्हाई ऑल दीस सब्सटेंसेस आर नॉट सिमिलर? फिर सेम क्यों नहीं है? बिकॉज उनका सबसे छोटा पार्टिकल जो सबके अंदर बोलो क्या है? अलग अलग है। हाँ, लकड़ी की सभी चीजों में कार्बन है, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लोहे की चीजों में बोलो क्या है? आयरन है। और भी बहुत चीजें आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन कुछ एटम का डेफिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने ओरिएंटेशन क्लास लिया है, उसके अलावा वाले बच्चे भी कुछ चीजों के आंसर्स करेंगे। ठीक है, ओरिएंटेशन वाले बच्चे आंसर नहीं करेंगे। ठीक है,
या आप नहीं करेंगे स्वास्थ्य, कुछ बच्चे जो अभी तक ओरिएंटेशन जिन्होंने अटेंड नहीं करा वो करेंगे बच्चे, ठीक है। आप लोगों से कुछ चीजें हैं मॉलिक्यूल कंपाउंड को लेके। सो गाइज आप लोगों को बताना है H2 एक मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है। चलो H तो एटम है ना, हाइड्रोजन तो एटम है, वो 118 एलिमेंट्स का बेसिकली जो भी तुमने डाटा पढ़ा था वो सब एटम से, मतलब वो ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल थे जिनसे जुड़ जुड़ के चीजें बनी हुई हैं, और ये हम ढूंढते गए। अच्छा अभी अभी क्या 118 पे रुके हुए हमें और भी मिलते जा रहे हैं। कैसे मिलते जा रहे हैं? इस दुनिया में आज हमें कोई नया सब्सटेंस मिला, हमने सब्सटेंस को काटा पीटा लास्ट तक पहुंचे, एक छोटे पार्टिकल तक पहुंचे। या तो वो छोटा पार्टिकल 118 में से कुछ होगा, और अगर इनमें से नहीं हुआ तो इसका मतलब नया एलिमेंट मिल गया, इसका मतलब नया एलिमेंट या नया एटम मिल गया। तो ये खोज हमारी चलती रहेगी हमेशा, और शायद ये जो गिनती है ये हमेशा बढ़ती रहे जितना समय बढ़ता रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि भैया न्यूलैंड्स के टाइम पे इतने एलिमेंट्स थे, डार्विन के टाइम पे तो बहुत ही कम एलिमेंट्स थे, ऐसा कुछ पढ़ा तुमने? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर कट गया तुम लोगों का, है ना? पक्का ना? चलो ठीक है, छोड़ दो, वाली बात नहीं करेंगे, भूल जाओ क्या बोला मैंने। अब मैं बात करता हूं H2 की। H2 इज अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, फटाफट से आंसर करिएगा, ओरिएंटेशन आज नहीं करेंगे। H2 एक मॉलिक्यूल है कंपाउंड है? अक्षत क्या लगता है बच्चे? मॉलिक्यूल लगता है। बाकी बच्चे एक बार हैंड रेज कर लो, जो बच्चे ओरिएंटेशन में नहीं आए थे, हैंड रेज कर लो जो ओरिएंटेशन में नहीं आए थे। ओके आप लोग ही, आप लोगों को फिलहाल आंसर करने कुछ क्वेश्चंस का। H2 बोलो क्या है जल्दी से? मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूल। जो बोलते जाएंगे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। O2 अक्षत मॉलिक्यूल। प्रिंस अगला आंसर आप करेंगे बच्चे। H2O मॉलिक्यूल, ओके। H2SO4 अब लग रहा है कंपाउंड है कुछ। हाँ अक्षत कंपाउंड, दिस इज कंपाउंड, ओके। C6H12O6 सिद्धि। हाँ मैं तो बहुत सिंपल बातें कर रहा हूं, मैं तो अभी कुछ 11th की चीजों पे आया ही नहीं हूं बच्चों। मैं तो अभी मैंने बोला ना 2-3 क्लास तुमसे वही बातें करनी जो तुमने पढ़ी हुई है। मैं कुछ भी अभी नया नहीं पढ़ाऊंगा, अभी तुम लोगों से वही बात करेंगे, नए पत्ते खोलेंगे थोड़े टाइम बाद। चलिए कंपाउंड बच्चों फिर से, ठीक है चलो। उसके बाद कोई और एग्जांपल मान लीजिए O3 ओजोन बोलते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूल। चलिए आप लोगों के अकॉर्डिंग है, कोई बच्चा इसमें कुछ चेंज करना चाहता है मुझे बता सकता है? ये बच्चे जिनके मैंने नाम लिया अभी, मतलब जो बताए। हाँ बोलो अक्षर। H2O मॉलिक्यूल होगा, कंपाउंड होगा, इस कंपाउंड है ना। चलो आप बोल रहे हो कंपाउंड, मैं कंपाउंड लिख देता हूँ। अब जिन बच्चों ने ओरिएंटेशन लिया है सब कुछ सही है, कुछ गड़बड़ है इसके अंदर? गड़बड़ है सर, कुछ तो गड़बड़ है सर। क्या गड़बड़ है? ये मॉलिक्यूल आएंगे, कंपाउंड होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। चलिए ठीक है, अब आप लोग सब बच्चों को समझना है और ये बात हमेशा याद रखनी है, बिकॉज एज अ साइंस स्टूडेंट ना आप लोग यार इन 4 चीजों में मिस्टेक नहीं कर सकते, मतलब पाप हो जाएगा। साइंस वाले बच्चे को ये नहीं पता केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है, मतलब केमिस्ट्री के बच्चे को एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड, एटलीस्ट ये 4 डेफिनेशन मैं ये मानता हूं कि साइंस के बच्चे को ना बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए कि भैया इसमें से मुझसे कुछ भी पूछ लो बता दूंगा, यहां मैं नहीं फंस सकता। समझ रहे बात को? ये घर के 4 पिलर है भैया, सब कुछ इन पे ही टिका हुआ है। अब कोई भी रिएक्शन पढ़ेंगे, कोई मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, कोई कंपाउंड पढ़ेंगे, इससे बनाए, इनसे तो बनाया ना, इन्हीं से तो बनाया सब कुछ, तो इनका डेफिनेशन गलत नहीं कर सकते भैया। तो मैंने बोला बच्चों मॉलिक्यूल और कंपाउंड की बात करते हैं। क्या होता है मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more atoms, nothing. Whenever there is a combination of 2 or more atom, it is said to be molecule. जब भी कुछ एटम्स का कॉम्बिनेशन होगा बोलो हम क्या बोलेंगे उसको? मॉलिक्यूल। एटम्स का बस कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसको मॉलिक्यूल बोल दीजिए। अब बात करते हैं कंपाउंड की। तो कंपाउंड क्या होता है बोलो? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एट लीस्ट 2 or more डिफरेंट एटम्स। भैया ये क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट है भाई, यहां पर कहता है भैया जब भी एटम्स का कॉम्बिनेशन हो, इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more एटम्स। जब भी 2 और 2 से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो रहे हो, इट इज सेड टू बी एटम, इट इज सेड टू बी मॉलिक्यूल, उसको मॉलिक्यूल बोल दीजिए। बट व्हेनेवर दिस कॉम्बिनेशन इंक्लूड एटलीस्ट क्या? एटलीस्ट 2 और मोर डिफरेंट एटम, जब उसमें 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एटम मौजूद है तो बोलो उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड भी बोलेंगे। अब सुनना भी बोलेंगे, समझाता हूं बात, अभी डेफिनेशन से नहीं, यहां समझ में आएगी। आपको यस और नो में आंसर करना है। मैंने बोला H2 है, बस यस और नो में बोलना है। इज दिस अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम और नॉट? यस और नो करो बस। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है कि नहीं? सर है सर, 2 हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन हुए, यस कॉम्बिनेशन है। व्हेनेवर देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम, इट इज सेड टू बी मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल तो होगा सर।
अब बोलिए, इज दिस कॉम्बिनेशन इंक्लूड 2 और मोर डिफरेंट एटम्स? क्या इस कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एटम्स हैं? नहीं है सर, 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट तो नहीं है सर, 2 डिफरेंट, एटलीस्ट 2 डिफरेंट तो बोला है, एटलीस्ट 2 डिफरेंट तो बोला है। तो क्या जो 2 हाइड्रोजन के एटम्स है वो डिफरेंट है क्या? अरे बताओ बच्चों, क्या हो गया? यस नो करना पड़ेगा यार, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ज्यादा खिंच नहीं पाएंगी चीजें। आप लोगों का ना बिल्कुल म्यूचुअल होना चाहिए। मैं पूछूं, आप लोग हाँ ना कुछ करेंगे, तब हम जल्दी जल्दी कर पाएंगे चीज़ों को। नहीं तो मुझे लगेगा यार ये चीज़ पे ऐसे हम अटके हुए क्या, हमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखनी है ना। अभी तो आपकी स्टार्टिंग है और मेरे पास बहुत कुछ भरा हुआ है, मेरे को वो बताने की जल्दी है भैया कि मैं बच्चों को बस सिखा दूँ वो चीज़, है ना। वो स्टेज होनी चाहिए कि टीचर को लगेगा सब तो बता दिया चैप्टर में, अब क्या बताऊँ, कुछ बचा ही नहीं है। तो अभी बहुत कुछ है ना, तो टीचर के पास इतना कुछ होता है, आप लोगों को बस जल्दी से बोल रहा है कि आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, और बताओ सर और बताओ क्या है, ठीक है। तो थोड़ा रिस्पॉन्सिव रहिए क्लास के अंदर, तब मजा आएगा, उस एनवायरनमेंट में मजा आएगा। सो मैंने बोला कि H2 क्या है, बोलो, इज दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स और नॉट? यस सर, कॉम्बिनेशन है। इज दिस कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व 2 और मोर डिफरेंट एटम? क्या इस कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एटम्स है क्या? नहीं सर, दोनों ही सेम एटम है, तो ये कंपाउंड नहीं हो सकता, इसी मॉलिक्यूल है। चलिए O2 की बात करते हैं। सिद्धि बोलिए, इज दिस अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम? यस सर, कॉम्बिनेशन तो है, तो मॉलिक्यूल होगा। इज दिस कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व 2 डिफरेंट एटम्स? क्या इसमें 2 डिफरेंट एटम है? नहीं सर, दोनों सेम एटम है, तो बोलो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल ही होगा, कंपाउंड नहीं होगा। प्रिंस क्लियर हो रहा है? चलिए अगले पे आते हैं बच्चों, H2O की बात करते हैं। इज दिस अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स और नॉट? है सर, कॉम्बिनेशन तो है सर, कॉम्बिनेशन है तो मॉलिक्यूल है। इज दिस कॉम्बिनेशन इंक्लूड 2 डिफरेंट एटम्स? यस सर, 2 डिफरेंट एटम तो है, एक हाइड्रोजन भी है और एक ऑक्सीजन भी है। सर ये कंपाउंड भी होगा, मैंने बोला भी होगा, मतलब H2O मॉलिक्यूल भी होता है और कंपाउंड भी होता है, बट H2 सिर्फ मॉलिक्यूल होता है, कंपाउंड नहीं होता। सो जब जब आप देखें कि इस मतलब कभी भी मैं बोलूं व्हेनेवर देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, एटम्स का कॉम्बिनेशन होता दिख रहा है ना, एकदम से बोल दीजिए मॉलिक्यूल है। और अगर उस कॉम्बिनेशन में 2 डिफरेंट एटम या उससे ज्यादा डिफरेंट एटम है तो उसको कंपाउंड भी बोल दीजिए, अदरवाइज मत बोलिए। नहीं समझे मेरी बात को? दोबारा पढ़ते हैं। H2SO4, इज दिस अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम और नॉट? यस सर, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है तो बोलो क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल तो है सर। इज दिस कॉम्बिनेशन इंक्लूड 2 और मोर डिफरेंट एटम्स? यस सर, 2 नहीं सर, 3 डिफरेंट एटम है, एटलीस्ट 2 नहीं सर 3 है, मतलब 3 में भी काम करेगा ना, तो बोलो क्या होगा? कंपाउंड भी होगा। इज दिस अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम? यस सर, कॉम्बिनेशन तो है, तो मॉलिक्यूल तो है, तो मॉलिक्यूल तो है। इज दिस कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व एटलीस्ट 2 डिफरेंट एटम? सर देयर आर 3 डिफरेंट एटम, 2 नहीं 3 है, तो कंपाउंड भी होगा। इज दिस अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम? यस सर, इट्स अ मॉलिक्यूल। इज दिस कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व एटलीस्ट 2 डिफरेंट एटम? नो सर, सारे के सारे सेम एटम है सर, कोई भी डिफरेंट एटम, कम से कम 2 डिफरेंट एटम का होना जरूरी है, तो ये कंपाउंड नहीं होगा बेसिकली। तो मुझे कहानी समझ में आ गई अब से कि मॉलिक्यूल कौन होगा, कंपाउंड कौन होगा? सिद्धि नहीं है ये बात समझ में? तो मैं एक बात और बोल सकता हूं, हर मॉलिक्यूल कंपाउंड हो ये जरूरी नहीं है, बट हर कंपाउंड मॉलिक्यूल जरूर रहा होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो हो ही गया होगा ना, तभी तो कंपाउंड बनता है बेसिकली। तो यहां पर आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई मिलती है बुक्स के अंदर, दैट एवरी, आपका चैप्टर भी इसी चीज से स्टार्ट होता है, चैप्टर स्टार्टिंग यहीं से लेता है, तो बोलेंगे दैट एवरी कंपाउंड इज अ molecule but not every molecule is a compound। मजा नहीं आया भाई इसमें? समझ में कुछ आया तुम लोगों को? मुझे 4 चीजें फटाफट से बोलो कि तुम लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई। केमिस्ट्री डेफिनेशन रिक से याद कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। कंपोजिशन, इंट्रैक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन। एटम सर सिंपल सी बात है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कॉन्स्टिट्यूट ऑल द सब्सटेंसेस इन द यूनिवर्स। ये ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको जोड़ जोड़ के दुनिया के सारे सब्सटेंसेस बने हुए, बट सबके अंदर ये सबके अंदर पार्टिकल अलग है, इसे सारी चीजें भी बोलो क्या है, अलग अलग है बेसिकली। सर मॉलिक्यूल कंपाउंड क्या है सर? एटम्स के ही कॉम्बिनेशन हुए तो नई चीजें बनने लगी, उनको हमने मॉलिक्यूल कंपाउंड का दर्जा दिया। जब भी कॉम्बिनेशन होता है मॉलिक्यूल तो बोलना ही, बट अगर उस कॉम्बिनेशन में एक से ज्यादा डिफरेंट एटम मौजूद हैं, 2 डिफरेंट एटम मौजूद है, 3 डिफरेंट एटम मौजूद है, 4 डिफरेंट एटम मौजूद है, तो उसको बोलो क्या बोलेंगे? कंपाउंड भी बोल देंगे। तो कंपाउंड भी बोलना है, मॉलिक्यूल भी बोलना है फिर इसको। क्लियर है कि नहीं? आप इंटरचेंजली यूज कर सकते हैं उसके नाम को। क्लियर होता है कि नहीं होता भाई? ठीक है, अब आते हैं अगली बातों बच्चों सिखाने को। बच्चों इसके बाद हम लोग सीखते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, और कोई स्टेट भी होता है स्वास्थ्य, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, वेरी गुड। और कोई स्टेट? जेल, जेल इन्हीं में आएगा या अलग होगा? बच्चों को लगता है वो जेली टाइप जो होता है ना, वो सेम रहता है कि नहीं रहता? स्लाइम बोलते हैं बेसिकली उसको, है, तो वो इन्हीं स्टेट्स में आता है। देखो अगली चीज़ में सिखाने वाला तो वैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस आने वाला है, बट थोड़ा वही जानना चाहोगे, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट सिखाएं। सॉलिड, लिक्विड, गैस करना है, मैंने बोला ना सॉलिड, लिक्विड, गैस, अभी में वो बच्चों वाली चीज़ें हैं भैया, एक फिक्स शेप है, एक फिक्स नहीं है, एक का ऐसा है वैसा वैसा।
आसान सी चीज़ है, करनी तो है वो थ्रू आउट, लेकिन कुछ नया जानते हैं रोज आज, है ना। थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ सिलेबस से ही रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे होगा, बट थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग भी डिस्कस करते हैं आज पहली क्लास के अंदर ना, थोड़ी सी जिज्ञासा तो जगह यार साइंस के अंदर क्या चीज़ है। चलिए, तो मैं आज थोड़ा सा आपको चैप्टर से बाहर लेके चलता हूँ, हल्का सा रहेगा उस सिलेबस के अंदर ही, चैप्टर थोड़ा बाहर रहेगा। तो गाइस हम एटम के बारे में क्योंकि अभी चर्चा कर रहे थे, तो थोड़ा सा एटम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब आप लोग जो एटम को जानते हो ना, मुझे नहीं पता कितना आपने देखा क्या नहीं देखा, लेकिन आप लोग एटम को क्या जानते हो, शायद मेरे हिसाब से ये जानते हो। क्या मैं सही बोल रहा हूं? कुछ ऐसा, सर एक न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके चारों तरफ, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, एंड इट इज रिवॉल्विंग लाइक दिस इन ऑर्बिट्स। इसके अलावा किसी के दिमाग में कोई और पिक्चर है तो मुझे बताइए अभी। ओके, तो K11 होगी शेल, लेकिन वो होगा तो ऑर्बिट जैसा ही कुछ, इसके अलावा कुछ ऐड करिए। यही पढ़ा है हमने 9-10 तक, तो यही पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द, आपने तो ऐसे ही मेरे को पता है यही सब पढ़ा है कि ये न्यूक्लियस है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा पढ़ लिया होगा यार, क्या फर्क पड़ता है ना, यही तो पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसे कुछ पढ़ा है अक्षत, स्वास्तिक, सबसे मैं यही मान के चलूँ ना, ठीक है। और अगर आपको कोई ये कहे कि एटम 1% भी ऐसा नहीं होता, फिर सब गड़बड़ हो गया 9-10 का। हाँ, मैंने बोला ना कुछ नया बताने वाला हूँ। अगर मैं कहूँ कि एटम होता ही नहीं है, ऐसा कुछ और ही चीज़ है, कुछ और ही माजरा है बेसिकली एटम का, तो अगर समझने की कोशिश करते हैं, आपको क्या लगता है बेसिकली? देखो एटम ना बच्चों बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। मैं इसका अंदाजा तुम्हें इस चीज़ से देख सकता हूँ, हमारे पास कोई लकड़ी की चीज़ नहीं होती है, हर बार फंस जाते हैं, है ना। कोई लोहे का है, लोहे का भी नहीं है, चलो मान लो ये प्लास्टिक का बना हुआ बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर कुछ एटम्स हैं, कुछ इसमें एटम्स हैं, और मैं ये बोल रहा हूँ कि इस छोटे से सब्सटेंस के अंदर अगर मैं एटम्स की संख्या काउंट करूँ ना, तो इसमें ना एटम्स ना 10⁻23 रेंज में होंगे। मतलब इसमें कितने एटम्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 23 जीरो लगा दो। कितने जीरो लगा दो? 23 जीरो, 10⁻23। अब इतने सारे एटम्स है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि एटम अपने आप में कितना छोटा होगा, क्योंकि अगर एटम बड़ा होता तो इतनी सारी चीज़ें जुड़ने के बाद तो बहुत बड़ी चीज़ बन जाती। तो एटम कहीं ना कहीं बहुत छोटा पार्टिकल है। नहीं समझे मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर इसके अंदर 10⁻23 एटम्स है, इसका मतलब एटम बहुत ही महीन पार्टिकल है, बहुत ही टाइनी पार्टिकल है, तभी तो इसके अंदर इतने से मार्कर के अंदर इतने सारे एटम्स मौजूद है। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो उस तक पहुंच पाना ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, कि बेसिकली समझ पाना कि वो किस तरह का है, कैसा नहीं है, वो समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। और अब मैं तुम लेके चलता हूं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे, कि बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो घूम रहे होते हैं, इनका स्पीड आपके अकॉर्डिंग कितना होता है बच्चों? तो मेरे अकॉर्डिंग लगभग इनका जो स्पीड होता है वो लगभग 100 किलोमीटर पर सेकंड होता है। कितना बोला मैंने? 100 किलोमीटर पर सेकंड। ये मैं कम से कम स्पीड बता रहा हूं। 100 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। अब 100 किलोमीटर पर सेकंड कितना स्पीड है? 100 किलोमीटर मतलब यहां से हरिद्वार अगर हम 200 किलोमीटर मानते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहां से 2 सेकंड में हरिद्वार गया, डुबकी लगाई, वापस यहां पर, मतलब जितने मैंने आपसे बात करी इतनी देर में हरिद्वार से वो वापस आ गया। इतना हाई स्पीड है। अब आप ऊपर पंखे को देखो, ये पंखा चल रहा है बहुत कम स्पीड से, है ना। क्या इसकी आपको सारी पंखड़ियां दिख रही हैं? नहीं दिख रही ना। समझने की कोशिश करना, थोड़ा मैं इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। इसकी सारी पंखड़ियां दिख ही नहीं रही। अगर मैं आपको ना बताऊँ ना इसमें 3 पंखड़ियां हैं, क्योंकि आजकल तो पंखे 4 पंखड़ियों वाले भी, 8 पंखड़ियों वाले भी आ रहे हैं, 6 पंखड़ियों वाले भी आ रहे हैं। तो अगर मैं तुम्हें ना बताऊँ इसमें 3 पंखड़ियां तो तुम उसको चलते हुए देख के नहीं बता पाओगे इसमें कितनी पंखड़ियां। बोला है कि नहीं? जब इसकी स्पीड कुछ मीटर पर सेकंड होने पे जब आप इसको नहीं देख पा रहे हो कि एग्जैक्टली इसका पोजीशन क्या है, तो इतने हाई स्पीड के चलते हुए पार्टिकल का पोजीशन कैसे देख लिया? बोला है कि नहीं? एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं हाइजेनबर्ग, जिन्होंने सवाल खड़ा कर दिया था इस पूरे मॉडल के ऊपर। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेन प्रिंसिपल। इन्होंने बोला कि भैया इतना तेज पार्टिकल कैसे देख लिया? बोर, क्योंकि थ्योरी बोर नहीं दे रही थी, रदरफोर्ड भी बोल रहे थे कुछ ऐसा ही है। तो इन्होंने तो बोल दिया था बेसिकली कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमता है। इन फिक्स सर्कुलर पाथ को बोलो हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। कह रहे इसका कोई तुम्हारे पास प्रूफ है? कहते प्रूफ तो नहीं है। फिर कैसे बताया? कहते हमें तो ऐसा लगता है जैसे सोलर सिस्टम के अंदर बेसिकली सन यहाँ पर सेंटर में है और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से बेसिकली अर्थ या और प्लेनेट जो है उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो हमें लगा कि प्लस और माइनस भी बेसिकली उसी तरीके से अट्रैक्शन में सोलर सिस्टम की तरफ घूम रहे होंगे बेसिकली।
कोई लॉजिक नहीं, बेसिकली एनालॉगी फिट करी गई है। क्या फिट करेगी बोलो? एनालॉगी। उसके जैसा ही हमें लगता है जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्लियर हुआ? तो इनको ऐसा लगा, लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा है? इस बात का इनके पास भी कोई सबूत उस समय तक नहीं था। अब आते हैं बच्चों कौन एक्शन में बोलो? हीजनबर्ग्स। हीजनबर्ग्स एक्शन में आते हैं, और आज मैं अभी 4:40 हो रहे हैं, बेसिकली 20 मिनट बाद तक ना तुम्हें एग्जैक्ट एटम की पिक्चर दिखा दूंगा, एटम एग्जैक्टली कैसा होता है। बट इट विल टेक टाइम, 15 मिनट लग जाते हैं इसको पूरा समझने के एटम एक्चुअली में चीज कैसी होती है भाई, और आज तुम वो देख के जाओगे इजीली। तो मेरे को एक बात समझनी है बच्चों, हीजनबर्ग्स वो थे जिन्होंने बोहर के मॉडल पे एक सवाल खड़ा कर दिया कि भैया क्या ये सच में ऑर्बिट जैसा कोई पिक्चर होता है, रियलिटी में है भी ऐसा या नहीं है? तो उनके पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था, बिकॉज ये प्रूवन नहीं था कि इस तरीके का कुछ है। तो उन्होंने क्या करा, चलो मैं इसके बारे में कुछ ना टेस्टिंग करता हूं। तो बच्चों टेस्टिंग कैसे करी जाएगी उसको समझाने के लिए मैं तुम लोगों को एक छोटे से पॉइंट पे लेके चलता हूं। मान लेते हैं बच्चों, आप लोगों में से ना, आप लोगों बच्चों में से एक बच्चे को पकड़ते, कौन है आप में से शरारती? अब कोई भी मेरे को नहीं बता, मेरे को सारे तुम पहली बार मुझसे पढ़ रहे हो। तो किसको पकड़े? किसको पढ़? मेरे को लगा अक्षत को पकड़ना चाहिए। मेरे को पता नहीं, सबसे बड़ा है ना अक्षत, 6 फुट 3 इंच का है, मुझे क्लास में बार बार ना अक्षत ही दिख जाता है। तो मान लेते हैं कि अक्षत है भैया, ठीक है। अब अक्षत जो है ना बच्चों, मान लेते हैं इसको ना सुपर नेचुरल पावर्स का बड़ा वो है भाई कि मेरे पास ना कुछ सुपर नेचुरल पावर्स आ जाए। थोड़ा कहानी भी चलते हैं कि ना, अक्षत को ये कि मेरे को सुपर नेचुरल पावर्स मिल जाए और भैया मैं तबाही मचा दूंगा, है ना, तबाही मचा दूँ, कुछ भी कर दूँ, मेरे को बस सुपर नेचुरल पावर्स आनी चाहिए। तो हमेशा मांगता रहता भगवान मेरे को सुपर नेचुरल पावर्स दे दो। और किसी दिन भगवान इसके सपने में आते हैं और कहते हुए तथास्तु, तेरे को सुपर नेचुरल पावर्स मिल गई, तेरे को ऐसी पावर दे रहा हूं, तेरे को एक मैं गुण दे रहा हूं कि तेरी स्पीड जो है ना वो इलेक्ट्रॉन जितनी स्पीड है, तेरी स्पीड इतनी तेज है ना कि तू 100 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से कहीं भी आना जाना कर सकता है। अब जब किसी के पास सुपर नेचुरल पावर्स आएगी, या तो वो अच्छे काम करेगा या वो क्या करेगा, बुरे काम करेगा। अब अक्षत ने मान लीजिए बुरा रास्ता चुना भाई, ठीक है। अक्षत ने क्या करा, अक्षत ने कहा कि अब मैं सबसे बदला लूंगा, जिसने मुझे परेशान करा है ना, अब मैं सबसे बदला लेने वाला हूं। और इसने क्या करना शुरू किया, मान लेते हैं कि रामा विहार जो है ना, रामा विहार के अंदर जेएमएस बेसिकली ना रामा विहार का एक सेंटर है। सेंटर कोचिंग सेंटर की बात नहीं कर रहा मैं, केंद्र की बात कर रहा हूं। बेसिकली केंद्र मतलब बीच में है बिल्कुल, और रामा विहार बेसिकली पूरा का पूरा बड़ा सा है। अब अक्षत रामा विहार में रहता मान लीजिए, और अक्षत ने लोगों को कैसे परेशान करना शुरू किया, अक्षत जहां भी जाता बेसिकली इतनी तेज चलता है कि किसी को दिखता नहीं है। मैंने बोला ना 100 किलोमीटर पर सेकंड वाली चीज किसी को दिखने वाली, किसी को नहीं दिखेगी। फिल्मों में देखने को कुछ ऐसे निकल जाते हैं, बहुत तेज चल रही है तो नजर ही नहीं आती है। बेसिकली बहुत तेज चलने वाली चीज हमें नजर नहीं आएगी। सेम अक्षत भी किसी को नजर नहीं आता था। बस क्या कर रहा था अक्षत, जा जाके सबको थप्पड़ लगा रहा था। क्या कर रहा था, कभी किसी थप्पड़ लगाया था, कभी किसी सर में मारा था, कभी किसी पीछे मारा था भाई, है ना। इसने सबको परेशान कर दिया। क्या कर दिया, सबको परेशान कर दिया। बस क्या होता था, लोगों को महसूस होता था भैया कोई टेक के चला गया, कोई सीधा पीट के चला गया, है ना। सबको बस इतना पता लग रहा था और कुछ नहीं पता लग रहा था। अब सब लोग बहुत परेशान हो गए, सबने पुलिस में कंप्लेंट डालना शुरू कर दिया, भैया एक बंदा है यहाँ पर, उसको सुपर नेचुरल पावर हाथ लग चुके हैं, सबको पीटे जा रहा है भाई, और किसी के हत्थे नहीं लग रहा, है ना। दिख ही नहीं रहा बेसिकली कहाँ है, जेएमएस तो दिख रहा है लेकिन ये कहीं नहीं दिख रहा भाई। तो क्या तरकीब अपनाई जाए इसको पकड़ने के लिए? तो पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं भैया एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, ये बहुत तेज चल रहा है, सच में हमें भी नहीं पता लग रहा, पुलिस वाले पिट रहे हैं, है ना, कभी उनको थप्पड़ पड़ रहे हैं, तुम कहाँ से आगे। अब समझना है बच्चों कैसे पकड़ा पुलिस वाले। पुलिस वाले एक तरकीब अपनाते हैं, ऐसा करते हैं। अभी मान लीजिए सुपर हीरो है, सुपर नेचुरल पावर्स के बाद आ चुके, तो इसने ना बेसिकली एक सुपर ड्रेस भी पहनी हुई है। कौन सी ड्रेस? आयरन मैन सबने देखा भाई, लड़के तुमने देखा है आयरन मैन, अवेंजर मूवी में देखा होगा कि वो बिल्कुल मुकुट पहन लेता है, लोहे का, कपड़े भी पूरे पूरे मेटल के होते हैं इस तरीके से। तो इसने कुछ ऐसा ड्रेस पहन रखा है, समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और ये बेसिकली इधर तो घूम रहा है। अब एक तरकीब अपनाई गई कि कहा पुलिस वालों ने कि सबके सब ना अपने घरों के बाहर आ जाओ और ना अपने हाथ में पत्थर उठा लो। क्या उठा लो? पत्थर। दिखेगा किसी को नहीं अक्षत, लेकिन सब पत्थर उठा लो। अगर 5,000 लोग हैं, 5 के 5,000 पत्थर उठा लो, सबके पत्थर उठा लो। अरे दिखता तो है नहीं, कहाँ मारे? अरे रैंडम फेंक दो। कहाँ फेंक दो? रैंडम फेंक दो, फेंक दो सीधे, बस कुछ नहीं देखो, बस तुम फेंक दो। अब कहीं तो होगा अक्षत, घूम रहे हैं तो पीट रहे सबको। अब जहां कहीं भी अक्षत होगा, जैसे पत्थर फेंके जाएंगे, किसी का तो पत्थर लगेगा इसको। अब पत्थर जैसे ही लगा अक्षत को, वहां से आवाज आई टन, पत्थर लगेगा मेटल की ड्रेस पे, क्या आवाज आएगी? टन आवाज आई तुमसे, आवाज आई। कहा कि जैसे ही आवाज आए ना, इसको लोकेट कर लेना, इसको वहां पर मार्क कर देना कि यहां पर था इसका मतलब। तो जैसे किसी ने पत्थर मारा करेगी, यहां से आवाज आई, यहां से आवाज आई, उसने क्या करा, यहां पर एक पोजीशन मार्क कर दी कि यहां पर अभी अक्षत था, आवाज आई है बिल्कुल मेरे को भी। फिर किसी आंटी का पत्थर फिट हो गया कहीं पर, लग गया, फिर से आंटी ने कर लिया भाई यहां पर भी है, क्योंकि भाग रहे थे इधर से, पत्थर पड़ने शुरू किए। फिर कभी इधर आया, फिर कभी इधर आया, फिर कभी इधर, हर जगह जहां जहां पत्थर लगे बच्चों, वहां वहां हमने क्या कर दिया, क्या कर दिया, मार्क कर दिया। चिंता मत करो, अभी हम एटम पे आने वाले हैं, अक्षत तो कुछ हो रही है। तो यहां 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 हमने सब जगह बोलो क्या कर ली, पोजीशन मार्क कर ली। और बहुत देर तक, आधे घंटे तक जब ये सिलसिला चला, ये गलत पोजीशन मार्क हो गई यार बीच में, यहाँ जेएमएस के अंदर नहीं आना चाहिए, ये तो हमें भी नहीं छोड़े गए। तो बाहर 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 गया और ऐसे कुछ पोजीशंस मार्क हुई।
आधे घंटे तक ऐसा होने के बाद अक्षत चिपक गया जाके कहीं। अब समझना बच्चों, पुलिस वालों ने इन पोजीशंस को देखा। अब पुलिस वाले बताइए जरा अक्षत का क्या अंदाजा लगाएंगे कि अक्षत बेसिकली इस जेएमएस के चारों तरफ या रामा विहार के अंदर बेसिकली, क्या रामा विहार में अक्षत, आप लोगों को बताना बच्चों, क्या रामा विहार में अक्षत कुछ इस तरीके से घूम रहा है क्या कि यहां जेएमएस है और अक्षत कुछ ऐसा घूम रहा है क्या, बाउंड्री बाउंड्री पे घूम रहा है? आपसे मेरा सवाल है, क्या बाउंड्री बाउंड्री पे घूम रहा है? अंदर नहीं बाउंड्री के, मैं कह रहा हूं बाउंड्री बाउंड्री पे घूम रहा है क्या? इसको देखने के बाद क्या ऐसा लगता है कि सिर्फ बाउंड्री पे घूम रहा है? नहीं सर, बाउंड्री बाउंड्री पे कहां घूम रहा है? अगर बाउंड्री बाउंड्री पे घूमता तो बस यहां पोजीशन लोकेट होती ना उसकी, यही पत्थरों की आवाज आती, लेकिन आवाज तो अंदर से भी आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो सर, ये तो मुझे थोड़ा सा ऐसा तो नहीं लग रहा, ये तो मुझे कभी यहां भी मिला, कभी यहां भी मिला, कभी यहां भी मिला, कभी यहां भी मिला। पुलिस वालों ने कहा भाई ये एक तरीके से नहीं घूमता, ये तो रैंडम घूमता है। रैंडम घूमने का मतलब क्या सर? ये तो कुछ ऐसे घूम रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, ऐसे ऐसे घूमे जा रहा है, ऐसे ऐसे घूमे जा रहा है, किसी भी तरीके से रैंडम मोशन कर रहा है। बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? इस मोशन को देख के दो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता लगी अभी भी। तान्या, मुझे नहीं पता कि यहां आने के बाद कहां गया, इस जगह के बाद कहां गया, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। पुलिस वाले ने पूछा यहां भी आया था, अब इसके बाद पुलिस वाले बताओ कहां बताएंगे, कहां गया? पता नहीं सर, कभी यहां गया होगा, यहां गया होगा, लेकिन गया कहीं होगा, लेकिन घूम ये रैंडम रहा है, घूम ये एक फिक्स पाथ में तो नहीं घूम रहा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब समझते हैं इलेक्ट्रॉन पे बच्चों। इलेक्ट्रॉन इतना तेज चल रहा था ना कि किसी के बस की नहीं था लोकेट करना, उसको लोकेट नहीं कर पा रहे थे, बहुत तेज चल रहा था। तो उन्होंने क्या करा, मान लीजिए सपोज एक एटम लिया, मान लीजिए हाइड्रोजन का एटम लिया। अब न्यूक्लियस तो अपनी जगह पे फिक्स है बेसिकली, और हाइड्रोजन का एटम है। आप कहीं सर इलेक्ट्रॉन का है? सर मैं कह रहा इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा, और नजर नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन अक्षत है बेसिकली। कौन है बोलो? अक्षत। अब पता है क्या करा उस समय तक हमें लाइट के बारे में एक बात पता लग चुकी थी, जो बेसिकली लाइट थी ना, लाइट पता नहीं आप लोगों ने 10th में इसके बारे में कितना पढ़ा, आई डोंट नो। लाइट के अंदर बेसिकली बच्चों एक पार्टिकल्स होते हैं, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड, एनीवन? दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड photons. These are what? These are the packets of लाइट एनर्जी। मैंने कहा बहुत सारी चीजें हैं, अभी तक आपको नहीं पता। लाइट है बेसिकली। इन लाइट के अंदर से क्या निकलते हैं बच्चों? एक पैकेट्स निकलते हैं, मतलब वैसे ऐसे पैकेट, मतलब समझ लो पानी के गुब्बारे जैसे कि, समझना है, पैकेट है, गुब्बारे टाइप के हैं, और वो गुब्बारे जैसे किसी टकराते हैं तो टकराने पे बोलो क्या निकलती है? लाइट। जैसे कि मैं अभी पानी का गुब्बारा ऐसे पकड़ूं हाथ में, ऐसे करके फेंकूं, नाम क्या था, नाम भूल गया, सौरभ के सर पे मारा मैंने, सौरभ के सर पे मारा तो क्या हुआ? पानी का गुब्बारा फूटा और क्या निकला बोलो उसमें से? पानी निकला। आप सबको पानी दिलोगे। वैसे ही पानी के गुब्बारे नहीं है, बोलो किसके गुब्बारे? बोलो लाइट के गुब्बारे। सारे के सारे पैकेट्स किसके हैं? बोलो सिद्धि, लाइट के हैं। जैसी वो लाइट आई, वो गुब्बारे मेरे सर पे टकराए और वहां से क्या निकली? बोलो लाइट। वो लाइट आपकी आंखों तक गई, आपने मुझे देख लिया बेसिकली। सोचो मैं इस रूम की लाइट बंद कर दूं तो क्या मैं आपको नजर आऊंगा? सोचो सारी लाइटें बंद कर दूं, नजर नहीं आऊंगा ना? क्यों नहीं आऊंगा बताओ? क्योंकि मैं खुद कोई लाइट का सोर्स नहीं हूं। मेरे पे ये लाइट गिरती है तो बेसिकली क्या गिरते हैं? फोटोन्स गिरते हैं। और फोटोन्स क्या होते हैं? पैकेट्स ऑफ, जैसे पानी के गुब्बारे होते हैं, पानी का गुब्बारा फूटता है तो पानी निकलता है, ये गुब्बारे फूटते तो क्या निकलती है? बोलो लाइट। एक सिंपल सा पॉइंट है बच्चों, ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा इस वाले पॉइंट पे, डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर इन फ्यूचर। तो बेसिकली मैंने बोला फोटोन्स क्या होते हैं? बोलो पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी, पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी। और ये बेसिकली जब भी किसी से टकराते हैं तो वो वहां पर फूटते हैं। अभी इस दीवार पे भी बहुत सारे गुब्बारे फूट रहे हैं ऐसे फोटोन्स के, और उनमें से क्या निकल रही है? बोलो लाइट निकल रही है। वो लाइट बेसिकली आपकी आंखों पे आती है, आप उसको ट्रेस करते हैं, आपको चीज दिख जाती है, कुछ ऐसा सीन होता है। तो इन्होंने क्या करा बेसिकली, जब हीजनबर्ग इस पे काम कर रहे थे, हीजनबर्ग ने इस हाइड्रोजन के एटम के ऊपर कहा इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन नजर, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने पता इसके ऊपर लाइट गिराई। क्या गिराई बोलो? एंड किसी, मान लीजिए किसी के नेक्ड आई से तो हम इसको नहीं देख सकते, किसी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से या किसी चीज से उनको इसने ऑब्जर्व करा बहुत बारीकी से, तो पता लगा कि जहां जहां इलेक्ट्रॉन होगा, जब जब वो इससे टकराएगा फोटोन से, तो बेसिकली वो दिख जाएगा, विजिबल हो जाएगा। पत्थर की तरह कुछ सीन है, जैसे यहां साउंड आई थी, यहां पर बोलो क्या आएगा? जैसे ही वो फोटोन जाएंगे, बहुत सारे उन्होंने फोटोन जाएंगे, तो कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन होगा तो फोटोन जैसे ही इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो दो जो टकराएंगे बेसिकली इस तरीके से, तो बोलो वो दिखना शुरू हो जाएगा, नहीं जाएगा? या बोल सकते हैं वहां पर स्पार्क निकलेगा, की तरह निकलेगा। इन्होंने इसको ग्राफिकली प्लॉट करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने जब लाइट को गिराया तो इलेक्ट्रॉन तो रैंडम घूम रहा है, मुझे नहीं पता, हीजनबर्ग को नहीं पता था कैसे घूमता है। उन्होंने कहा कि जैसे भी घूम रहा वो दिख जाएगा। लाइट गिराई, फोटोन जैसे ही उससे टकराया, इलेक्ट्रॉन से, बोलो वहां पर क्या निकला? स्पार्क निकला है, टिंच सा स्पार्क निकला बेसिकली, या बोल सकते हैं बेसिकली वो वाला पोजीशन पे कुछ चीज विजिबल हुई, बोलो हुई कि नहीं हुई? अब ऐसा उनको कहां कहां होता हुआ दिखा, पता है तुम लोगों को? यहां। उन्होंने उन पोजीशंस को बोलो क्या करना स्टार्ट कर दिया? उन्होंने उन पोजीशंस को मार्क करना स्टार्ट कर दिया। अरे बच्चों ध्यान देना है, मैं सीधा थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, बट लेकिन अगर ये तुम्हें आता है तो तुम्हें पता लगेगा कि बड़ा मजेदार चीज है। अब ये पोजीशंस उनको मिली बच्चों,
ये क्या है? क्या ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है स्वास्तिक? बहुत बढ़िया। क्या है ये? एक ही इलेक्ट्रॉन है। उस एक इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी बोलो क्या है? पोजीशंस है। क्योंकि जब जब फोटोन उनसे टकरा रहा है उन जगहों पे मुझे बोलो क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। और इस पिक्चर को देख के भैया सब शॉक हो गए। क्यों भैया? क्योंकि एटम का थ्योरी इसके बाद क्या होने वाला था? बदलने वाला था। क्योंकि इसको देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते। क्या लग रहा है? खुशी लग रहा है आपको? क्या ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा सर। मुझे तो दिख रहा है कि सर वो एक इलेक्ट्रॉन यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, इसका मतलब सर्कुलर पाथ में तो। और पता है बच्चों, एक मिथ और दूर करता हूं कि आपको ये सर्कुलर ऐसे भी नहीं है। ये बेसिकली स्फेरिकल रीजन है। स्फेरिकल रीजन कैसे? फाइनल टच देता हूं इस बात को। यहां न्यूक्लियस था। जब इस न्यूक्लियस के फोकस करना, यहां न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन तो कहीं तो घूम रहा होगा। उन्होंने लोकेट करने की कोशिश करी, लाइट को गिराया, फोटोन्स जहां जहां टकरा रहे थे इलेक्ट्रॉन से, उस पोजीशंस को मार्क कर रहे थे। उन्होंने क्या पाया कि जब यहां न्यूक्लियस है ना, तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन न्यूक्लियस के आगे भी मिली, कभी पीछे भी मिली, ऊपर भी मिली, नीचे भी मिली, दाएं मिली, बाएं मिली। मतलब ये कैसे रीजन में मिला? बोलो स्फेरिकल रीजन में। कैसे रीजन में? बोलो मींस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ, है ना भाई ना? दे आर एक्चुअली रिवॉल्विंग इन अ स्फेरिकल रीजन। पहली बात, ये पाथ पे नहीं चल रहे होते, ये किसी रीजन में चल रहे होते। पाथ और रीजन में फर्क क्या है? जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं पाथ है, ये कमरा पूरा स्पेस जो दिख रहा है बोलो क्या है? रीजन है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिवॉल्विंग इन अ पाथ, दे आर एक्चुअली रिवॉल्विंग इन अ रीजन। आप इस रूम में जैसे मक्खी उड़ती है, बेसिकली मक्खी कैसे उड़ती है? इधर इधर इधर, ये बेसिकली रीजन में घूम रही है। कैसे घूम रही है? बोलो रीजन में। और एक सीधी सीधी कोई चीज चल रही है, कीड़ा चल रहा है, वो बेसिकली बोलो क्या? पाथ है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिवॉल्विंग इन अ पाथ, दे आर एक्चुअली रिवॉल्विंग इन अ रीजन्स। नहीं आया समझ में? एक इमेजिनेशन करो, एक फुटबॉल लो अपने पास, उस फुटबॉल के अंदर एक मक्खी फंस गई। फुटबॉल के अंदर क्या फंस गई? मक्खी। चलो मेरा हाथ ले लो, फुटबॉल, इसमें मक्खी फंस गई। मक्खी फंस गई, बताओ मक्खी कैसे करेगी? कभी फंसी हाथ में मक्खी? कभी कभी बच्चों ने खेल कराए, ऐसे पकड़ ली उनसे, अरे भीम कर रही हो अंदर, तो ऐसे करके फंस गई मक्खी। अब मक्खी बेसिकली कैसे कर रही है मोशन? ये किसका मोशन है? इलेक्ट्रॉन का। किसका मोशन है? एंड ऑर्बिट जैसा कोई सीन नहीं होता। हीजनबर्ग्स ने कहा इसको मैं ऑर्बिट नहीं कहता, ये ऑर्बिट नहीं होते हैं, ये पता क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं? तो आज से एक चीज हम भूल जाएंगे, ऑर्बिट जैसा कोई कॉन्सेप्ट। और किसका कॉन्सेप्ट होता है? ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट होता है। फिर हीजनबर्ग से एक बात पूछी, क्या सर हीजनबर्ग आप जानते हैं कि एग्जैक्टली कैसे घूम रहे हैं? कह रहे यार ये तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि इतना फास्ट चलता है ना, मुझे बस ये पता लगता है कि ये कभी यहां आया था, कभी यहां आया था, कभी यहां आया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि यहां के बाद ये यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, मुझे भी नहीं पता। इसलिए इन्होंने अपने प्रिंसिपल में एक शब्द का इस्तेमाल किया, अनसर्टेन। क्या शब्द का इस्तेमाल किया? इन्होंने बोला हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मैं भी श्योर नहीं हूं पूरी तरीके से इसके पाथ को लेके, लेकिन हां ऐसा देख के मुझे एक बात का तो आइडिया लग रहा है कि ये ना ऐसे तो नहीं घूम रहा, क्योंकि अगर ऐसे घूमता तो मेरे इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ इससे कहां टकराते? बाउंड्रीज पे टकराते, बीच में कभी भी। ये कैसे घूम रहा है? फिर कैसे घूम रहा है? बता दो भाई कैसे घूम रहा है? कैसे घूम रहा है भाई? तो मैंने कहा सर ये ऐसे घूम रहा है। फिर इसका मतलब ये रैंडम मोशन कर रहा है और ये ऐसे 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 घूम रहा है, इसलिए कभी इधर टकराता, कभी इधर टकराता, कभी इधर टकराता, कभी इधर टकराता। और ये सर्कुलर रीजन नहीं है। कैसा रीजन है? कुछ बात समझ में? मैंने क्या कहा? नहीं आया समझ में? कुछ पता लगा नहीं? एटम ऑर्बिट जैसा नहीं होता, ऑर्बिट जैसा कोई सीन होता ही नहीं। किसके जैसा सीन होता है? ऑर्बिटल जैसा। पाथ जैसा कोई सीन होता ही नहीं है। किसके सीन होता है? रीजन जैसा। तो जब ये लिखते हैं ना दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिवॉल्विंग इन अ पाथ, दे आर एक्चुअली रिवॉल्विंग इन अ रीजन, बच्चे समझ नहीं पाते यार क्या बोलना चाह रहे हैं। तो समझ में आया? Electrons are not revolving in a path, they are not revolving in a path, they are not revolving in a orbit, they are actually revolving in a regions, they are actually revolving in a orbitals. Is it clear to you? And ये पता कैसे लगा? अक्षत वाले एग्जांपल से कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और मैं तुम लोगों को एक पिक्चर दिखाऊं इसके बारे में। कैन सी मूवी नहीं दिखा रहा, बेसिकली पिक्चर मतलब इमेज। ठीक है, चलो एक पिक्चर देखते हैं। आप लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना है 10th 9th के अंदर?
थोड़ा सा वहाँ से निकालते हैं। अरे मोबाइल में तो आराम से आया था भाई, यहाँ कैसे नहीं आ रहा? मैं जो तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ ना वो मिल नहीं रहा है, ये तो ऊपर ऊपर से हैं। अगर मुझे अभी नहीं मिलता ना तो मैं तुम लोगों को इमेज भेजूंगा अपने ग्रुप में, ठीक है? वहां तुम लोगों को दिखने मिल गया। Language that our brain. Atomic orbitals have long been a source of frustration for me. On the one, or random, or quantum, which is an improvement. दिख रहा है कुछ? They're still friendly, but which are so varied and vague they don't really convey much beyond the basic idea that acts for the vague idea of atom. On the other hand, कुछ दिख रहा है? atomic orbitals depicted as fuzzy cloud. ये भी बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, अभी आपको सारी नहीं बताई हैं, कुछ बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। That's what you get. And the water is gas what you get. In fact, the higher density dots. देखो कुछ इस तरीके का, आपको मैं लोकेशंस बताता हूँ। Collection. And isn't the ground state of the hydrogen atom just so cute? And aren't the excited states so majestic? There's so much कुछ structure and detail. अरे बड़ा In तेज fact, चल I रहा है। made a bunch of these, and they're all mesmerizing and beautiful. And isn't the ground state of the hydrogen atom just so cute? And aren't the excited states so majestic? दिख रहे बेसिकली डॉट्स, जो बेसिकली ये है ना, थोड़ा वो प्रॉपर वीडियो मिला नहीं है। ये जो डॉट्स बेसिकली दिख रहे हैं, दीज आर द पोजीशंस जो हमें मिली हैं बाद में, और ये पोजीशंस मतलब इलेक्ट्रॉन बेसिकली इन जगहों पे गया है, ठीक है? अभी तो जब डिटेल में इस चीज को दिखाएंगे ना तो आपको पता लगेगा। एक काम करते हैं, मैं एक चीज लिखता हूँ यहाँ पर। I 100% get these are not easy to draw. So if you want a cartoon representation of an atom that's simple but more closely based in atomic physics, here's my proposal. It's based on the orbitals from the p block. चलिए एक छोटी सी चीज और दिखाते हैं आप लोगों को। यस, समझ में आया तुम लोगों को? मुद्दा ही नहीं आया अक्षत? पक्का? और अभी जो मैंने तुम्हें बताया ना, अभी इसका डिटेल डिस्कशन होना है इन द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। योर नेक्स्ट चैप्टर इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सो वी विल डिस्कस इट लेटर कि प्रॉपरली वो चीज़ थी क्या। अभी मैंने तुम लोगों को थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट के तौर पे बताया कि एटम ऐसा नहीं होता जैसा आप सोचते हैं। आप इसके मोशन को एक बार देखिएगा। वो यूं घुमा के क्यों दिखा रहा है? क्योंकि पूरा 3D में है। किसमें बोला? 3D में। हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन देखो कैसे चल रहे हैं, देख रहे हैं आप? कुछ स्फेरिकल है, कैसा है? क्या वैसे घूम रहा है जैसे दिखाते हैं? नहीं सर, वैसा कुछ भी सीन नहीं है। अगर आप हाइड्रोजन के एटम को भी देख रहे हैं, जो हाइड्रोजन का मैंने तुम लोगों को दिखाया, दिख रहा है? कुछ हुआ क्लियर? और एक और मेरे पास है, ये मैं ढूंढ रहा था वीडियो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। देखिए ये थ्योरी किसकी है? बोलो ऑर्बिट्स की। और ऑर्बिट जैसा ये देखिए, मिल गया? क्या है बच्चों ये? क्या है ये? आपको दिख रहा है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये एक्स कहां पहुंचा दिया बच्चों? ये भी है कि एक्सिस का कोई वो नहीं होता कि आपको इसी को एक्स कहना है। बस रूल ये कि ये एक्स है तो ये वाई है, तो सामने वाला बोलो क्या है? जेड है। अब मैं घुमाऊंगा तो ऐसे से हो जाएगा, एक्स सामने भी जा सकता है, वाई इधर हो सकता है, जेड ऐसे हो सकता है, जैसे मर्जी हो सकता है। तो आप जरा इन डॉट्स को फोकस करें। क्या तुम लोगों को डॉट्स समझ में आ रहे हैं? मुझे तो आ रहे हैं भाई, तुम्हें नहीं आ रहे शायद।
क्या है ये बताओ जरा। यहां सेंटर पे न्यूक्लियस है और ये डॉट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं बोलो, दीज आर द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे अगर पोजीशंस मिल रही हैं, इससे क्या अंदाजा लगता है, क्या इलेक्ट्रॉन किसी एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है? सर इसको देख के कोई ऐसा आइडिया नहीं लग रहा है, इसको देख के प्रॉपर एक आइडिया लग रहा है कि ये तो सर क्या कर रहा है, एक स्फेरिकल रीजन है, उस रीजन के अंदर रेंडमली इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन मुझे मिली है। तो ये इस तरीके से तो नहीं घूम रहा है जैसा हम सोच रहे थे आज तक। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे फटाफट से बताओ। अक्षर यहां पर पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और ऐसा सिर्फ अभी तुमने एक के लिए देखा है, अभी देखो ये देखो डॉट वाली पोजीशन दिख रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी हम इसको लेटर ऑन और भी डिस्कस करेंगे, बट आज इतना ही करेंगे डिस्कस। तो मुझे तुम बच्चों एक बात बस फटाफट से बताना कि मैंने तुम लोगों को बेसिकली 4 डेफिनेशंस कराई है, चैप्टर से रिलेटेड 4 डेफिनेशंस हैं। फटाफट से बोलना शुरू करो। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री बोलो कैसे याद करोगे? रिक से याद करोगे। रिक में भैया याद रखना, C स्टैंड्स फॉर कंपोजिशन, I स्टैंड्स फॉर इंटरेक्शन एंड R स्टैंड्स फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। केमिस्ट्री डेफिनेशन फिनिश हो गया। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, इंटरेक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एटम क्या बोलो? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कॉन्स्टिट्यूट ऑल द सब्सटेंसेस इन द यूनिवर्स। बट सर सारे सब्सटेंसेस इसलिए अलग दिखते हैं बिकॉज सबका वो छोटा पार्टिकल बोलो क्या है, अलग अलग है। क्लियर है कि नहीं? उसका मॉलिक्यूल क्या, कंपाउंड क्या? सर बहुत आसान है। जब भी एटम का कॉम्बिनेशन होगा मॉलिक्यूल तो है सर, बट उसको कंपाउंड कहना है कि नहीं कहना, वो इस बात पे निर्भर करता है कि उस कॉम्बिनेशन में कम से कम 2 डिफरेंट एटम मौजूद हैं या नहीं है। तो मैं मान के चलूं केमिस्ट्री, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ये 4 डेफिनेशन तो क्लियर है। और क्या मान के चलूं कि जब मैं आगे चल के तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो तुम लोगों से मैं एक उम्मीद रखता हूं कि पूरे बैच में जितने बच्चे उस समय तक होंगे, आप लोगों को एटलीस्ट पता होगा कि ऑर्बिट जैसा कोई सीन, या ऑर्बिट गलत है बच्चों, कैसा सीन होता है? ऑर्बिटल जैसा। सर ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फर्क क्या है? सर ऑर्बिट बच्चों एक पाथ है और ऑर्बिटल एक रीजन है। सर फर्क क्या होता है पाथ और रीजन में? पाथ एक रास्ता है, रीजन पूरा का पूरा स्पेस है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे नहीं घूमता, ऐसे घूमता। और ऐसे पता कैसे लगा? ऐसे पता कैसे लगा? कुछ आइडिया लगा, लाइट के फोटोन्स को गिराया था, बेसिकली फोटोन्स से टकराए थे। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? सो गाइस वीडियो आप लोग ग्रुप में आएगा, पीडीएफ आप लोग ग्रुप में आएगा। ये टॉपिक बहुत डिटेल में भी लेटर ऑन होने वाला है जब चैप्टर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तब तसल्ली से इसके बारे में लिखेंगे ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिट क्या होते हैं। लेकिन आज कुछ थोड़ा सा फैक्चुअल बेस आपको मैंने टॉपिक करा दिया वाला। नहीं आया समझ में? स्वास्तिक ठीक है। तो अभी इतना ही करेंगे। मैथ्स की क्लास दूसरे रूम में होने वाली है, केमिस्ट्री की क्लास अभी खत्म होगी बच्चों, ठीक है। मैथ्स की क्लास दूसरे रूम में कंडक्ट होगी, अभी आपको बता रहे हैं किसमें होगी।